जय हिंद दोस्तों। आज हम पूरा जो गजट नोटिफिकेशन आया है उसका पूरा एक्सरे करेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे और शुरू से लास्ट यहाँ दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम पूरा डिटेल बताएंगे, लास्ट तक हर एक एग्जाम्पल को सोल्व करके बताएंगे किस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है और किस तरह से आपका पेंशन बनेगा, आपको कितना सुनिश्चित लाभ दिया जाएगा और ये पूरा डिटेल हम बताएंगे कितना लमसम अमाउंट बनेगा। जहाँ दोस्तों तो हम डिकोडिंग करना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये भारत राजपत्र है और भारत राजपत्र है तो जैसा कि आपको हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पे भारत राजपत्र और ये 24 जनवरी को ही ये बन गया था और 25 जनवरी को फाइनली ये आउट कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 24 जनवरी को ये निकला था और इसमें आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2003 को, जहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि एनपीएस को शामिल कर लिया गया था, ओपीएस को हटा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उसी का परिणाम है यहाँ पर अधिसूचना संख्या जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके अलावा 2019 की बात है, उस समय क्या हुआ कि एनपीएस में 14% सरकार की तरफ से जमा होने लगा और सरकारी कर्मचारी का 10%, तो वो सब शामिल है इसमें। 2 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, ये है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और सरकारी कर्मचारी जो यूपीएस वही लेंगे जो पहले से एनपीएस में है। जहाँ दोस्तों जो लोग पहले से एनपीएस में हैं वही यूपीएस को अडेप्ट करेंगे, उनके लिए ये विकल्प चुन कर सकते हैं। और इसमें पात्रता ये है कि यदि कोई कर्मचारी 10 साल तक सेवा किया है, उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट लेता है उसी तारीख से ये शामिल हो जाएगा, उसी तारीख से उसको भुगतान होगा। इसके अलावा ख संख्या में आप देख सकते हैं 56J के तहत भी आपको बता दें 1965 में ये नियम आया था, जिसमें था कि अगर एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने के मामले में सरकार द्वारा इसी सेवानिवृत्ति के तारीख से ही ये चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ग नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, ग नंबर पॉइंट है कि 25 साल सेवा होना चाहिए। यहाँ पर था कि कम से कम 10 साल सेवा करेंगे तभी यूपीएस का लाभ ले पाएंगे और एनपीएस में कर्मचारी होंगे वही यूपीएस चूज कर पाएंगे। यहाँ है ग नंबर में 25 साल न्यूनतम सेवा आपको करना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति यानी कि आप वीआरएस ले सकते हैं उसके बाद, अब पहले लेंगे तो उसी आधार से आपका पेंशन बनेगा। यदि सेवा अवधि जो आप जिस समय रिटायर होंगे उसी तारीख से कर्मचारियों को प्राप्त होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 25 साल जब आप पूरा हो जाए रिटायरमेंट लेंगे 25 साल करने के बाद, तो जब आप रिटायरमेंट का एज शुरू होगा उसी समय से पेंशन इसका शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इस योजना में क्या लाभ आपको मिलेगा वो पूरा हम डिटेल बता रहे हैं। इस योजना में जो लाभ जो काउंटिंग किया गया है, जी हाँ दोस्तों जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर का नंबर पॉइंट में देख सकते हैं कि 25 वर्ष पूरा करिएगा यानी तभी जाके 50% पेंशन बनेगा। 12 महीना का एवरेज का यानी अंतिम साल जब आपका चल रहा होगा उस 12 महीने का एवरेज का 50% ही आपको पेंशन दिया जाएगा। दूसरा ख नंबर पॉइंट कहता है कि कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान होगा, यानी 25 साल से कम नौकरी आप कर लिए तो उसी हिसाब से पेंशन भी कम मिलेगा आपको। इसके अलावा ग पॉइंट कहता कि कम से कम 10 साल आप नौकरी करिएगा तभी जाके 10,000 प्रति महीना न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करेगा भारत सरकार। यानी 10 साल नौकरी करेंगे यूपीएस में तभी जाके मिनिमम 10,000 पेंशन बनेगा और इसी के ऊपर डीआर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 25 साल जब पूरा करेंगे तभी जाके 50% पेंशन ले पाएंगे, वो भी आपका जो 12 महीने का लास्ट जो सैलरी चल रहा होगा उसका एवरेज का 50% मिलेगा। इसके अलावा गाँव में देख सकते हैं कि 25 साल अगर कोई सेवा कर लेता है और उसके बाद वो वीआरएस लेता है या मान लीजिए रिटायर होगा, तो जब रिटायरमेंट डेट उसका चालू होगा उस डेट से ही उसको पेंशन शुरू हो जाएगा, ना कि बीच में पेंशन शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी 20 साल में नौकरी में आता है और 25 साल सेवा करके यानी 45 बरस ही उसका पूरता है और 45 बरस के बाद वो 15 साल उसको बैठना पड़ेगा, यानी 60 साल जैसे ही होगा तभी जाके इसका पेंशन शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देख सकते हैं इसका जो है चौथा पॉइंट कि जब आप रिटायर होंगे यानी रिटायर होने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, उस केस में आपके फैमिली पेंशन को 60% मिलेगा।
यानी आपके फैमिली को आपका जो पेंशन बन रहा था, मान लीजिए आपका पेंशन जो लास्ट में आपका बन रहा है रिटायरमेंट के बाद 50,000 मिल रहा है, आपको 50,000 मिल रहा है 50 के, तो आपका फैमिली को 50,000 का 60% निकालेंगे तो 30,000 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 30 के मिलेगा और उसी तारीख से शुरू होगा जब आप सेवानिवृत्ति होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये है। इसके अलावा देख सकते हैं 5वां पॉइंट की महंगाई राहत और सुनिश्चित भुगतान, पारिवारिक भुगतान, ये सभी पर डीआर लागू होगा। हर 6 महीने पर डीआर बढ़ता है, डीए बढ़ता है, वो लागू होगा। ये अच्छी खबर है यूपीएस के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 वर्ष के मासिक उपलब्धियां, यानी जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो 6 महीने का एक यूनिट तैयार होगा। यानी कि अंतिम बेसिक जब आपका होगा, मूल वेतन और बेसिक जो महंगाई बता उस समय चल रहा होगा, उसका 1/10 कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई करना है कि कितना 6 महीना आपने नौकरी किया। मान लीजिए आपने 20 साल नौकरी किया तो 40 टर्म हो गया 6 महीने का, तो आपको 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे भी डिटेल पूरा हम इसका बताएंगे किस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है, लमसम अमाउंट जो आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 7वां पॉइंट कहता है कि 2 तरह के कॉर्पस यूपीएस में बनाया गया है। इसमें एक व्यक्तिगत कॉर्पस है जिसमें सरकार 10% जमा करेगी और 10% आपका कटेगा, दोनों मिलाकर 20% जमा होगा जो एक व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा होगा और उस पर अधिकार सरकारी कर्मचारियों को होगा। दूसरा कॉर्पस है पूल कॉर्पस, उसमें 8.5% कटेगा, वो जमा होगा, उसमें अधिकार सरकारी कर्मचारी का ना हो करके केंद्रीय भारत सरकार को होगा। यानी 2 तरह के कॉर्पस यहाँ पर बनेगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 2 तरह के कॉर्पस बनाया गया है, एक व्यक्तिगत कॉर्पस, एक पूल कॉर्पस। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 10% आपका 10% सरकार का जमा होगा, व्यक्तिगत कॉर्पस कहलाएगा। और ये व्यक्तिगत कॉर्पस जो होगा उस पर अधिकार आपका होगा। अगर आपने उसका सही जगह निवेश किया तो ठीक है, अगर नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट वो जमा हो जाएगी, पीएफआरडीए जमा कर देगी। इसके अलावा इस पॉइंट पे देखिए, आप 9वां नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 8.5% जमा होगा पूल कॉर्पस में, जिस पर पूरा अधिकार होगा सरकार का। यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर इसमें ये है कि आपका पेंशन जो 50% बनेगा, लास्ट में आपका पेंशन 50% बनेगा, अगर वो 50% नहीं पूरेगा तो इसी पूल कोटा के कॉर्पस से उसको 50% आपको दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को 8.5% के अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिस समय आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प चुना है और अतिरिक्त अंशदान एकीकृत योजना के विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए बनेगी। समझ रहे ना? यानी जिस समय आपका 50% पेंशन बनेगा उस समय अगर आपका व्यक्तिगत कॉर्पस से पूरा नहीं होगा तो यही 8.5% का पूल कॉर्पस से पैसा आपको दिया जाएगा। समझ रहे कहानी? इसके बाद 10 नंबर पॉइंट देखिए। 10 नंबर पॉइंट में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो व्यक्तिगत कॉर्पस होगा वो अब निवेश कर सकते हैं और अगर नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट सरकार पीएफआरडीए उसको जो है लागू कर देगी। बाय डिफॉल्ट वो जमा होना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित जो पूल कॉर्पस होगा उसका पूरा निर्णय केंद्र सरकार के पास होगा। जो पहले हम डिटेल बता रहे थे, 8.5% जो जमा होगा पूल कॉर्पस में उस पर केंद्र सरकार का सिर्फ अधिकार होगा, आपका कोई अधिकार नहीं होगा। आपका व्यक्तिगत जो कोटा बनेगा 10% वो आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आप अगर निवेश नहीं करते हैं तो सरकार खुद निवेश कर देगी बाय डिफॉल्ट पैटर्न से। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 12वां पॉइंट उन कर्मचारियों के संबंध में है जो एकीकृत पेंशन योजना को चूज कर लिए, और जब इसको चूज कर लेते हैं तो पेंशन जो निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो कर्मचारी के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्ति हुए हैं, यानी कि आपको बता दें अभी जो रिटायर हो गए हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो 10 साल 15 साल एनपीएस में नौकरी करके रिटायर हो गए हैं, वो इसको चूज कर सकते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा अभी के समय में। यानी जिनका नौकरी कम है उनको यूपीएस बहुत बेहतरीन मौका दिया है, वो यूपीएस एडॉप्ट कर लें। उनको जो अभी 1500-1000 रुपये महीना मिल रहा है उसमें 30-32 या 40% बढ़ जाएगा पेंशन यूपीएस में, उनके लिए फ़ायदा है यूपीएस।
लेकिन जिनका नौकरी ज़्यादा लंबा है, 30 साल 35 साल जो नौकरी करेंगे उनके लिए एनपीएस ही अभी सही है। देखिए पूरा डिटेल हम डिकोड कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं हर एक पॉइंट का। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर है एकीकृत जो पेंशन योजना यूपीएस सिस्टम है, इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं चयन कर लिए मान लीजिए एक बार, तो आपको बता दें कर्मचारी की विकल्प चयन करता है तो इसके सभी नियम और शर्त अपनाया गया माना जाएगा और एक बार चूज होने के बाद ये अंतिम विकल्प होगा। यानी यूपीएस जैसे ही आपने ले लिया, यूपीएस आपने ले लिया तो यूपीएस का सारा नियम लागू होगा। आप इसको वापस एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब यूपीएस आपने ले लिया तो एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, वन टर्म ही आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट कहता है कि आप जिस तारीख से आपने लिया है, सेवानिवृत्त होंगे, सेवा में आए हैं, विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कॉर्पस बकाया यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी की व्यक्तिगत कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी एनपीएस का जो पैसा होगा, आपके पास एनपीएस का जो पैसा होगा यूपीएस में अकाउंट में सारा पैसा आ जाएगा और यूपीएस का सारा गेम, सारा खेल चालू हो जाएगा। यानी एनपीएस में जो पैसा है वो सारा कैलकुलेशन होगा, पीएफआरडीए करेगा और यूपीएस वाला अकाउंट में डाल देगा। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, जहाँ दोस्तों इसमें प्रत्येक कर्मचारी जो यूपीएस लेगा, जहाँ दोस्तों ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कर्मचारी यूपीएस लेगा वो निर्धारित बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य, जो एक बेंचमार्क कॉर्पस ये होता है कि सरकार निर्धारित करेगी कि आपका नौकरी कितना दिन तक है, कितना पैसा आपका जमा होगा। कई लोग का पैसा फिक्स होता है कि 50 लाख तक बेंचमार्क बना दिया, 50 लाख तक जमा करना है 25 साल में, और आपने जमा मान लिया कोई आंशिक निकासी भी करते हैं, वो सब भी प्रयोजन आपको हम पूरा डिटेल एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आगे। देखिए का नंबर पॉइंट कि अगर अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों परियोजना अंशदान की नियमित प्राप्ति, इसके अलावा अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन जो पीएफआरडीए है द्वारा निर्धारित किए जाने के उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा। कितना बेंचमार्क रखेगा, कितना महीना काम करना, वो सब पीएफआरडीए देखेगा। और अंशदानों का निवेश जो पेंशन विनियामक प्राधिकरण द्वारा जो निवेश है बाय डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं छठा पॉइंट, कर्मचारी के जो निवेश होगा, यानी निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस मूल्य, जो आपका व्यक्तिगत कॉर्पस मूल्य जहाँ 10% आप जमा कर रहे हैं, यानी 10% आपका 10% सरकार का जमा हो रहा है, ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस का मूल यूनिट जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है, कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। बाद में आपको बताया जाएगा कि आपका कितना बेंचमार्क कॉर्पस है और आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कितना होगा जमा होकर, वो सारा चीज़ डिटेल आपको पीएफआरडीए बताते रहेगा बीच बीच में। इसके अलावा 7 नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि जब आप रिटायर होंगे यूपीएस में तो अंतर्गत कर्मचारी के अर्हक सेवा का कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाएगी जहां वह कार्य करते हैं, यानी जिस डिपार्टमेंट में जहां पर आप कार्य करते हैं वहां से ही आपका पूरा डिटेल निकाला जाएगा। वहां का कार्यालय ही पूरा डिटेल आपका देखेगा कि यूपीएस में कितना दिन तक आपने नौकरी किया, आपको कितना सुनिश्चित पेंशन भुगतान किया जाएगा, वो सारा कार्यालय आपका जो नज़दीक जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो देखेगा। इसके अलावा देखिए 8 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो सेवानिवृत्ति पर जो यूपीएस योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान, यानी कन्फर्म जो पेंशन होता है बेंचमार्क मूल्य यह यूनिट के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस या यूनिटों के अंतरिम करने से प्राधिकृत करेगा। यानी कि यदि व्यक्ति कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य से कम है, यहाँ पर यह बताया गया है कि एक बेंचमार्क कॉर्पस होगा, बेंचमार्क कॉर्पस होगा, इससे ये तो ज़्यादा आपका जमा होगा या तो इससे कम जमा होगा आपका जो आप इन्वेस्ट करेंगे 10% दोनों सरकार दोनों मिलकर। ये दो ही केस यहाँ पर बनता है, या तो बेंचमार्क जो सरकार तय करेगी उससे ज़्यादा आपका जमा होगा या तो उससे कम होगा, तो उसी हिसाब से आपका पेंशन का निर्धारण होगा। समझ रहे ना, या तो उसके बराबर होगा, बेंचमार्क के बराबर आप इन्वेस्ट कर दें, या तो उससे ज़्यादा कर दें या तो उससे कम कर दें। 3 केस यहाँ पर बनता है। 9वां नंबर पॉइंट देखिए, यदि कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस पूल में
अंतरिम मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या कम सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूल कॉर्पस का भी डेटा यहाँ पर मैच होगा बेंचमार्क जो कॉर्पस होगा उससे यानी पूल कॉर्पस का जो डेटा होगा या तो बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा या तो उससे कम होगा, ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। इसके अलावा 10वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर एकीकृत पेंशन योजना में जो निधि आधारित यानी कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोजन जो भी है कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में यूपीएस का जो भी कितना जमा हो रहा, कितना कट रहा आपका पैसा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा 11 नंबर पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, ये जो 11 नंबर पॉइंट है बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। इसमें साफ बोला गया है कि जो यूपीएस एक बार चयन कर लिया तो सेवानिवृत्ति के पश्चात जब आप यूपीएस ले लिए तो जब आप सेवानिवृत्ति होंगे या कुछ भी तो नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ यानी रियायत, इसमें आप कर्मचारी किसी भी समानता आदि का मांग नहीं करेंगे, दावा नहीं करेंगे। मान लीजिए एक ही कर्मचारी आप हैं और बगल में कोई और कर्मचारी है, कोई ओपीएस में रिटायर हुआ और कोई यूपीएस में रिटायर होइएगा, तो आप अगर जो डिफरेंस आ रहा है यूपीएस वाला के 1 करोड़ मिल गया, आपको 10 लाख रुपया मिल गया, तो आप दावा नहीं कर सकते सरकार के ऊपर। या फिर इसी टाइप से किसी भी वित्तीय लाभ या नीति सरकार से आप मांग नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि ये 11 नंबर पॉइंट सरकारी कर्मचारियों के लिए जंजीर है, ये सरकार बांध दी है पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों को, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, आप मांग नहीं कर सकते हैं। जब एक बार यूपीएस ले लिए, अगर मान लीजिए अभी आप यूपीएस ले लिए, कल को डेट में ओपीएस अगर सरकार दे दे, सरकार चेंज होगा, मान लीजिए अभी बीजेपी का सरकार है, कल के कांग्रेस का सरकार आएगा, तो ओपीएस अगर मिलेगा तो जो यूपीएस ले रहे हैं यूपीएस में ही रह जाएंगे। सरकार कर्मचारियों को फूट डालो शासन करे की नीति पर चल रही है। 12 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो पेंशन योजना के प्रचलन की तारीख से पहले यानी रिटायर हो चुके हैं, यानी पहले जो अभी 2020 में रिटायर हुए, कोई 22 में हुए, 2024 में जो रिटायर हो गए एनपीएस कर्मचारी, उनका जो भी उनका पैसा होगा एनपीएस में वो सब यूपीएस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें भी बताया गया है। भुगतान उनके द्वारा की गई और उन्हें भुगतान गई वार्षिकी समायोजित करके पश्चात किया जाएगा। वो पूरा डिटेल आपका पीएफआरडीए देखेगा, कितना पैसा आपने जमा किया, कितना बीच में आप निकाले, वो सारा कैलकुलेशन होगा। 13 नंबर पॉइंट देखिए, जब रिटायर के समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले कोई भी कर्मचारी जिन पे ऊपर मान लीजिए कोई केस लगता हो तो उनका लिए एक अलग अधिसूचना आगे आने वाले समय में जारी करेगी सरकार। इसके अलावा 14 नंबर पॉइंट देखिए, किसी भी प्रदेश के अंतर्गत एकीकृत योजना के भुगतान कार्यक्रम के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध में दिए गए हैं, तो पूरा डिटेल अनुबंध में आप पढ़ें, पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए 15 पॉइंट, पेंशन निधि विनियामक पीएफआरडीए योजना के परिचालन के लिए विनिमय जारी कर सकता है, बीच बीच में जो भी अमेंडमेंट आएगा वो जारी करते रहेगा। और यूपीएस 16 नंबर पॉइंट, ये इसका जो प्रभाव है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी एक बार आपने यूपीएस चूज कर लिया, तो वापसी का मौका आपको नहीं मिलेगा, वापसी आप नहीं आ सकते हैं, आपको ज़िंदगी भर यूपीएस में ही रहना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर यूपीएस लीजिएगा। इसके अलावा देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज पूरा डिटेल रिकॉर्ड करेंगे। वित्त मंत्रालय 24 जनवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी किया, उसको बताई दिए। जो मासिक भुगतान उदाहरण, जैसे ये 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसी 5 पॉइंट पर पूरा जो एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका कितना कॉर्पस बनेगा और सरकार किस तरह से सुनिश्चित पेंशन करेगी, आप देखिए डिटेल। पहला जो पॉइंट है नोट कर लीजिएगा, किसी भी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत, मान लीजिए 45,000 रुपया है औसत, यानी 12 महीने का औसत, जब आप रिटायर होने वाले हैं उसका अंतिम साल में 12 महीने का औसत मान लीजिए आपका 45,000 रुपया है, ये पहला पॉइंट माना गया, एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए कि आपने 25 साल नौकरी किया, यानी 300 महीना काम किया आपने,
पहला पॉइंट था जिसको 45,000 रुपया पी के रूप में चिन्हित किया गया था। पी 45,000 रुपया पी हो गया, मूलधन मतलब आपका जो पेंशन बनेगा मेन रूप से 12 महीने का एवरेज हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया 325 साल पूरा किया, 300 महीना आपने काम किया तो उसका लिए चिन्हित किया गया आपने क्यू किया, क्यू याद रखिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए और जमा में कोई चूक ना हुआ, यानी लगातार आपने जिंदगी भर जमा करते रहे, कभी आपने निकाला नहीं। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए, कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना। इसमें डिफॉल्ट पैटर्न कर्मचारी ने चुन लिया कि जो करना है पीएफआरडीए करे। पांचवा पॉइंट है कि कर्मचारी कोई आंशिक निकासी नहीं की है। तो इस 5 पॉइंट जान लीजिए। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल कि एक कर्मचारी है जो 1 से लेकर 5 पॉइंट को शर्त को मानता है, पूरा करता है। यानी उन्होंने बता दें कि आपको बता दें कि 12 महीना लास्ट का औसत जो उसका बेसिक होगा वो, और वो 300 महीना काम किया, 25 साल काम किया। तो आप यहाँ देखिए सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस यानी 10% आपका और 10% सरकार ने जमा किया, ये था व्यक्तिगत कॉर्पस आपका। मान लीजिए आपका व्यक्तिगत कॉर्पस 50 लाख हो गया, उसको आईसी के रूप में डिनोट किया, आईसी 50 लाख यानी आपने इन्वेस्ट किया इतना, व्यक्तिगत कॉर्पस है ये आपका। इसके अलावा बेंचमार्क कॉर्पस सरकार ने किया कि आपने 25 साल यूपीएस का नौकरी किया तो 25 साल में आपका जमा होना चाहिए था 50 लाख, तो वो भी 50 लाख बीसी के रूप में इंडिकेट किया कि इतना जमा होना चाहिए था। आपने इन्वेस्ट किया आईसी के रूप में और बेंचमार्क सरकार ने सेट किया बीसी के रूप में। अब कहानी ये है कि एक फार्मूला तैयार किया गया है कि आपको भुगतान कितना किया जाएगा, आपको कितना मिलेगा पैसा। तो ये बड़ी कहानी है। यहाँ पर फार्मूला है P/2 इंटू Q/300 गुने IC/BC। ये याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। जिस तरह से मूलधन, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न क्वेश्चन सोल्व किए होंगे अपने ज़िंदगी में, फिर से सोल्व करना शुरू कर दीजिए और प्रत्येक एग्जाम्पल के गो थ्रू हम बताएंगे पूरा डिटेल। तो आप यहाँ पर देख लीजिए P का मान यहाँ पर आपने 45,000 रखा था। आपको याद होगा P का मान जो आपका पेंशन है लास्ट ईयर का एवरेज, 12 महीना का एवरेज, पहला पॉइंट 45,000 रुपये रखा था। तो 45,000 रुपया P का मान हो गया और उसका बटा 2 कर दीजिए, 45,000/2 हो गया, 45,000/2 हो गया। और आपने 300 दिन यानी 300 महीना काम, 25 साल आपने काम किया, 25 साल काम किया मतलब 300 महीना काम किया। तो 300 महीना काम किया तो 300 क्यू हो गया, क्यू हो गया 300 अब बटा 300 महीना, ये हो गया इनटू मल्टीप्लाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया IC/BC, IC किया 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट और 50 लाख BC भी था, तो इसका पेंशन आपका बनेगा 22,500 रुपया। यानी यूँ कह सकते हैं कि लास्ट का जो आपका 12 महीने का एवरेज का जो आ रहा था उसका बटा 2 कर दीजिए, 45,000 का बटा 2 करिएगा, सीधे 22,500 रुपया हो जाएगा। और यही 22,500 रुपया पर आपका DR लगेगा। उस समय DR जो चल रहा होगा, मान लीजिए 50% DR चल रहा होगा, तो 22,500 का 50% निकाल लीजिए, 11,250 रुपया और जोड़ लीजिए। तो ये इसी टाइप से आपका पेंशन आगे बनता जाएगा हर महीने। तो इसका पहला एग्जांपल देख लीजिए, आपको मिल गया, इसमें आपको 22,500 रुपया जिसमें DR लागू किया गया जोड़कर। फिर यहीं पर दूसरा मामला ये बन सकता है, दूसरा एग्जांपल कि आपने 25 साल नौकरी ना करके 15 साल नौकरी किया मात्र, तो आपका ये जो व्यक्तिगत कॉर्पस है वो तो 30 लाख ही जमा हुआ और आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस सरकार तय करेगी वो भी 30 लाख ही हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपका महीनों की संख्या घट गया। आपको 25 साल नौकरी करते तो पेंशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने नौकरी 15 साल किया, यानी कि 180 महीना किया नौकरी। तो P/2 वही फार्मूला लगाइए, P/2 यानी कि 45,000/2 और क्यू था आपका कितना, 180 महीना, तो 180/300, ये 300 फिक्स है यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, फिक्स है फार्मूला में। और IC कितना इन्वेस्ट किया और BC जो सरकार ने बेंचमार्क तय किया वो करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कैलकुलेशन करके
कि अगर क्यू का वैल्यू 300 से अधिक आ गया, क्यू का वैल्यू होता है कोई 25 साल की जगह पर 30 साल नौकरी किया तो क्यू का वैल्यू 300 से ज़्यादा आएगा, लेकिन सरकार उसको 300 ही मानेगी, क्योंकि सरकार ने पेंशन को भी बांध दिया है। सरकार ज़्यादा पेंशन देना नहीं चाहती है आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा में कि 15 साल ही काम किए आपने तो 15 साल का 180 महीना हो गया और 300 ये हो गया, और इधर 30 लाख आप जमा किए तो सरकार का बेंचमार्क 30 था तो पेंशन बना 13,500 रुपया, 13,500 बना यहाँ पर पेंशन। इसके अलावा तीसरा में देखिए, तीसरा एग्जाम्पल में आपने 10 साल ही काम किया, 10 साल काम किए तो आप खुद सोचिए 10 साल में आपका 120 महीना हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट जो व्यक्तिगत कॉर्पस होगा वो 25 लाख ही हुआ, और आपका बेंचमार्क कॉर्पस भी आपका 25 लाख हुआ। तो फार्मूला पर फिर रखे P/2 इंटू Q/300 गुने IC/BC, 45,000/2 120 से महीना काम किए 120/300 इंटू 25 लाख/25 लाख तो 9,000 यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यहाँ 9,000 को सरकार देगी 10,000, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, जो सुनिश्चित भुगतान 10,000 महंगाई राहत इस पर तो लगेगा। यहाँ पर बेंचमार्क कॉर्पस का पूरा मूल्य व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में जमा किया गया है। तो यहाँ पर 9,000 बन रहा था, लेकिन आपको सरकार 10,000 करेगी और 10,000 प्लस DA होगा यहाँ पर, यानी 10,000 10K और प्लस DR, जब रिटायर हो जाएंगे तो डियरनेस रिलीफ मिलेगा। फिर आप देखिए इसका परिदृश्य तीसरा क में देखिए कि इसी समय आप क्या करते हैं, कुछ पैसा निकाल लेते हैं। 10 साल नौकरी तो किए, लेकिन कुछ पैसा बीच बीच में आपने निकाल लिया, कभी आपका फैमिली का पेंशन प्रॉब्लम हुआ, आपका बीमार पड़े, आपने कुछ पैसा निकाल लिया तो आपका व्यक्तिगत कॉर्पस 22 लाख ही हुआ, लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख हुआ। लेकिन आपने 10 साल ही काम किया, यहाँ पर आपका क्योंकि आपने आंशिक निकासी किए हैं इसलिए आपका 45,000/2 120/300 और 22 लाख/25 लाख आपका आया 8800 रुपया मात्र। इस केस में आपको 10,000 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने आंशिक निकासी की है, पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया आपने। ये व्यक्तिगत कॉर्पस से पूर्ण कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया, ये सब देखा जाएगा आपको। इसके अलावा परिदृश्य संख्या चौथा देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो 5 गो शर्त था, 1 2 4 और 5 शर्त को पूरा करता, लेकिन कर्मचारी सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पर, यानी बीच बीच में आपने जमा नहीं किया, उस समय था कि जमा कर निकाल लिए बीच बीच में, अपना बीमारी की दिखाने दे कुछ भी नहीं, इसमें कि आपने जमा ही नहीं किया। इस केस में भी पेंशन घट जाएगा। देखिए इस केस में आपने जमा किया 45 लाख रुपया, जबकि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख हो रहा है। तो इस केस में फार्मूला अप्लाई करिए P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC, तो ये आप निकालेंगे तो आपको निकल कर आएगा 20,250 रुपया, जिस पर DR जोड़कर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा फिर देखिए एग्जाम्पल संख्या 5वां में 1 से 4 तक आपने पूरा करता, लेकिन कर्मचारी आंशिक निकासी की। अब बचाइए, फिर आंशिक निकासी किए यहाँ पर। अब आंशिक जब निकासी करेंगे और 25 साल पूरा किए, इसमें आप आंशिक निकासी कर लिए लेकिन 25 साल नौकरी किए, तो 25 साल नौकरी किए, आंशिक निकासी किए तो 40 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, और सरकार का बेंचमार्क था 50 लाख पुराना था। तो आपका P/Q 45,000/2 300/300 40,000/5, तो आपका पेंशन घट गया 18,000 हो गया, क्योंकि आपने 25 साल नौकरी किया लेकिन आपने पूरा जमा नहीं किया। क्या क्या यहाँ पर आंशिक निकासी कर लिया, बीच में जमा करते जा रहे फिर बीच में निकाल लिए, तो उस केस में आपका पेंशन घट जाएगा। तो ये कुल मिलाकर एक है, सरकार आपको पेंशन नहीं देना चाहती, आपको पूरी तरह से बांध दी है। इसके अलावा छठा एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें 1 2 3 और 5 शर्त पूरा करता है। कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस निवेश विकल्पों का विकल्प चुनता है और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक हो जाता है। ऐसा होता है कि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रखा गया, आपने जमा कर दिया 55 लाख, तो 5 लाख का डिफरेंस है जो 5 लाख आपको दे दिया जाएगा, और
आपको कैलकुलेशन 50 लाख पर ही सरकार करेगी। कहानी वही होगी कि 300 महीना से ज़्यादा अगर आपने काम किया फिर भी सरकार 300 ही रखेगी। यहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट जो है 55 लाख कर दीजिए या 75 लाख कर दीजिए, सरकार 50 लाख पर ही कैलकुलेट करेगी। यानी आपको गोड़ हाथ पैर सब बांध दिए सरकार ने, आप ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते हैं, कारागास में आप बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका 55 लाख जमा था, 50 लाख रुपया बेंच मार्क, आपको 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा। और फिर कैलकुलेशन होगा 45,000/2, जो आपका बेसिक होगा अंतिम महीने का 12 महीने का एवरेज, उसको उतना बटे 2 इंटू 300 महीना बटे 300 महीना बटे 50 लाख बटे 50 लाख, टोटल 22,500 रुपया। यानी 50% एश्योर पेंशन का गारंटी यहाँ पर भी, उससे ज़्यादा आपको बढ़ने ही नहीं देगा। सरकार का कहना है कि 50% ही हम आपको देंगे, 50%। अब चाहे कितना भी उछल कूद कर लीजिए, 300 दिन से ज़्यादा 35 साल नौकरी कर लीजिए, 400 महीना कर लीजिए, 55 लाख के जगह पर 60 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन हम आपको 50% ही एश्योर करेंगे। तो सरकार ने पैर हाथ बांध दिया है। बाकी जीना है तो सांस लीजिए, नहीं तो सरकार को बोलिए सांस बंद कर दे। इसके बाद देखिए 7वां में आप देख सकते हैं सारा शर्त पूरा कर रहा है, 1 2 3 4 हट गया यहाँ पर। व्यक्तिगत कॉर्पस जो है, व्यक्तिगत कॉर्पस बेंच मार्क कॉर्पस से कम है। मान लीजिए बेंच मार्क कॉर्पस 50 लाख है, अब व्यक्तिगत आपका 45 लाख पूरा, उस केस में भी आपका पेंशन घट जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 45,000/2, 300 दिन 300 महीना बटे 300, और 45 लाख आप जमा किए और आपका 50 लाख बेंच मार्क है, तो आपका 20,250 रुपया मिलेगा। इस पर डीआर मिलेगा। इस केस में ख पॉइंट देखिए, ख पॉइंट क्या कहता है? ख पॉइंट कहता है कि यदि कर्मचारी आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस भी भरपाई करता है, मान लीजिए कोई ऐसा भी कर्मचारी है कि 45 लाख उसका व्यक्तिगत जमा हुआ और 50 लाख उसका बेंच मार्क हुआ, वो चाहता कि 2.5 लाख रुपये हम जमा कर दें अपने बला में लास्ट में, तो वो कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है कि उसको पेंशन बढ़ाना है। यहाँ पर पेंशन 20,250 रुपये मिल रहा था, वो चाहता है कि हमको 21,375 रुपये मिले या ज़्यादा मिले, तो 2.5 लाख रुपया और जमा कर सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, फिर 45,000/2 इंटू 300 महीना बटे 300 महीना इंटू 47 लाख हो जाएगा। 2 लाख 2.5 लाख बढ़ गया, 45 लाख प्लस 2.5 लाख और जोड़ लीजिए, 47,50,000 हो गया, अब बटे 50 लाख, तो टोटल आपका पेंशन कट के आ जाएगा 21,375 रुपया। इसी पर आपका डीआर जुट जाएगा। जो डीआर उस समय चल रहा होगा वही इस पर पेंशन आपको बनेगा। तो ये तो हो गया इतना एग्जाम्पल, जिसमें सारे कर्मचारी समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। सारा एग्जाम्पल आप आंशिक निकालिएगा, तब पर भी आपका पेंशन घट जाएगा। 25 साल नौकरी करिएगा, उससे ज़्यादा नौकरी करिएगा, सोचते हैं कि 50% पेंशन से ज़्यादा सरकार देगी, तो 50% से ज़्यादा सरकार नहीं देगी। सरकार कम देगी, ज़्यादा नहीं देगी, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी हम बताने जा रहे हैं पूरा डिटेल। लमसम अमाउंट जो होगा वो मान लीजिए आपका बेसिक 12 महीना का बेसिक 45,000 रुपया बना, आप अपना जोड़ लीजिए अपना कि आपका लास्ट का बेसिक कितना बनेगा। वो बनने के बाद उस समय डीआर जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर डीआर 53% मिल रहा था, तो 45,000 का 53% निकालिएगा तो 23,850 रुपया आएगा। तो 23,850 रुपया और 45,000 जोड़िएगा तो आएगा 68,850 रुपया आएगा। अब 68,850 रुपया आ गया, यानी बेसिक प्लस डीए हो गया। बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाय 1/10 कर दीजिए, 1/10 कर दीजिएगा। इंटू 6 महीना का कितना टर्म होता है, 6 महीना का जितना टर्म होगा, 6 माह का टर्म, वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका लमसम अमाउंट आएगा। मान लीजिए आपका पैसा आया 68,850 रुपया, बेसिक प्लस डीए किए तो 68,850 आया, उस पर 1/10 करिएगा तो आपका आ जाएगा 6885 रुपया। देखिए यहाँ पर 1/10 किया, 6885 रुपया आ गया। अब अगर वो 10 साल नौकरी करता है तो 6 महीने का 20 टर्म होगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 1,37,700 रुपया। अगर वो 15 साल नौकरी करता है तो उसका 30 टर्म हो जाएगा, 15 में 30 टर्म मल्टीप्लाई करिएगा 2 लाख रुपया से ऊपर हो जाएगा 2,06,550 रुपया। अगर वो
20 साल नौकरी करता तो 40 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, अगर 25 साल करता तो 50 टर्म से, 30 साल करता है तो 60 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 35 साल करता तो 70 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जितना आप दिन नौकरी करे उतना मल्टीप्लाई करके लमसम अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पर जो बढ़ेगा आपका लमसम अमाउंट, अब बेसिक जितना ज़्यादा होगा, DA जितना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा उसी हिसाब से ज़्यादा लमसम अमाउंट आपको बनेगा यहाँ पर। उसके बाद कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी, कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 साल से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में UPS लागू नहीं है, यानी 10 साल से कम वालों को कोई भी एक लमसम अमाउंट नहीं दिया जाएगा। UPS पहले तो लागू ही नहीं होगा, उसके ऊपर कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से पूरा एक्सरे करके आपको बताए कि लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, और ये एग्जाम्पल देकर बताए कि आपने निकाल लिया पैसा तो फिर कितना मिलेगा, पूरा एक्सरे किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा प्राप्त किए होंगे। और भी अगर कुछ दिक्कत है, त्रुटि है तो कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।